Good morning students. Today in this video we will discuss about the crop protection. Crop protection means हम लोग जो भी क्रॉप्स ले रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है फ्रॉम बर्ड्स, फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. ओके, टू एंश्योर ए गुड यील्ड क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, बर्ड्स एंड पेस्ट. हम लोग को क्रॉप प्रोटेक्शन इस पार्ट में ये पढ़ना है कि हम लोग इन सभी क्रॉप्स को इंसेक्ट से या बर्ड से या कुछ स्ट्रे एनिमल्स मतलब जो ज़मीन के अंदर वगैरह हैं ऐसे एनिमल से हम लोग इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. सम मेथड्स आर गिवन हियर. फेंसिंग ऑफ द फील्ड कैन बी डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स. जो आजू बाजू में घूम रहे हैं जैसे गाय भैंस हैं या फिर बकरी वगैरह हैं, इन लोगों से हम लोगों को या इन एनिमल से हम लोगों को क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है. तो हम लोग फेंसिंग कर सकते हैं, मतलब तार का जो एक ये बनाते हैं हम लोग एक कवरिंग, आउटर कवरिंग, उसको बोला जाता है फेंसिंग. ठीक है, या फिर उसको मराठी में हम लोग बोलते हैं कुंपण. यूजिंग ए स्केयर क्रो एंड बीटिंग ड्रम is an effective method to protect the crops from birds. हम लोग कुछ जैसे यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है कि कुछ जैसे पुतले वगैरह बना के या मटके पे कुछ ह्यूमन का फेस वगैरह निकाल के हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि जो भी एनिमल्स वगैरह हैं या बर्ड्स है वो नहीं आएंगे. क्रॉप प्लांट्स आर ऑलवेज प्रोन टू फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीजेस. ट्रीटिंग द सीड्स with fungicides and spraying insecticides, pesticides can help the farmers to have a disease free crop. अब अगर हम लोग क्रॉप्स को वैसे ही रख देंगे तो कई बार क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से भी उसके ऊपर फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया का अटैक भी प्लांट के ऊपर हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा. जब हम लोग सीड्स लगा रहे हैं तभी हम लोग उस सीड को कुछ समय के लिए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो केमिकल्स है उसमें डीप करके रखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वो सीड लगाएंगे. तो जो भी प्लांट्स आएंगे उनके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड एक्शन नहीं होगा. मोर ओवर डिसीज रेजिस्टेंट सीड्स शुड बी सोन टू अवॉइड इन्फेक्शन और इजीली वी कैन यूज disease resistant seeds. Okay, means such seeds which oppose the pest, which oppose the insects. Such seeds are called as disease resistant seeds. Resist करना मतलब oppose करना, विरोध करना. Rodents, birds and insects causing damage to the crops are known as pest. The animals or microorganisms or insects which damage to the crops are known as pest. Pest can be controlled by spraying diluted pesticides. Example BHC, Malathion, Polythion etc. ठीक है, मतलब ये कुछ यहाँ पे केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स के नाम दिए हैं. BHC पाउडर हम लोग जनरली स्प्रे करते हैं पानी में डिजोल्व करके. ठीक है, तो ये BHC पाउडर या मेलाथियन या पॉलीथियन जो है ये हम लोग पानी में डिजोल्व करके वहाँ पे स्प्रे कर देंगे हम लोग, तो फिर जो पेस्ट का एक्शन है वो नहीं होगा. दिस इज अबाउट द क्रॉप प्रोटेक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ए क्रॉप अपॉन इट्स मैच्योरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग. मतलब आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्लांट we will cut them and store them. Okay, we will gather them. मतलब पूरी एक ग्रोथ होने के बाद हम लोगों को प्लांट को कट करना है और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं. उसके छोटे छोटे से ऐसे जो हिस्से हैं वो बांध देते हैं, सम पार्ट्स. ओके, और फिर उसको हम लोग स्टोर करते हैं. तो कट करना और गैदर करना, एक जगह पे कलेक्ट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. ए क्रॉप गेट्स रेडी फॉर हार्वेस्टिंग in about 3-4 months. Harvesting can be done manually with a sickle or with a machine
कॉल्ड हार्वेस्टर। मतलब ये जो हम लोग क्रॉप को हार्वेस्ट करने हैं ये लगाने से कितने दिन बाद, लगभग 3-4 मंथ्स के अंदर, मीन्स आफ्टर 3-4 मंथ्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट completely takes place, and now after 3-4 months we can harvest them by our hands also, or in modern sciences by a harvester, that is machine. Threshing is the technique. Threshing is the process of beating cereals plants in order to separate the grains from the straw. आप लोग को पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फली लगती है, ठीक है, जैसे हम लोग तुअर की फली ले लेंगे या तुअर के प्लांट्स वगैरह ले लेंगे, तो इसमें क्या होता है, या लाखोरी में वगैरह फली होती है, और इस फली से हम लोगों को वो बीजे निकालना है, वो सीड्स निकालना है। उसके लिए क्या किया जाता है कि थ्रेशर, एक थ्रेशर यहाँ पे देखिए आप, मशीन दिख रही है आपको, थ्रेशर मशीन है, इससे भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं, या फिर क्या करते हैं कि वो जो प्लांट्स है उसको एक जगह पे जमा करके उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं। और जब हम लोग हैमरिंग करेंगे, व्हेन वी विल हैमर्ड दैट क्रॉप्स दैट कवर्स आर सेपरेटेड, मतलब वो जो फली है उसके ऊपर का जो कवर है वो सेपरेट हो जाएगा और फिर अंदर के सीड्स जो है वो निकल जाएंगे। थ्रेशिंग कैन बी डन मैन्युअली और विथ ए थ्रेशर ऑल्सो, मतलब हम लोग खुद होकर भी कर सकते हैं और थ्रेशर की मदद से भी कर सकते हैं। एक कंबाइन इज ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, एक कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर आज की तारीख में मिल जाता है। मॉडर्न साइंस is responsible for that. We are getting thresher plus harvester both in a single machine. Now the next step is winnowing. Farmers with small holdings of land do the separation of grains from chaff by the process of winnowing. अब विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है, एयर की मदद से हम लोग इसमें ग्रेन्स को अलग करते हैं, कचरा अलग कर देते हैं और ग्रेन्स को अलग करते हैं। प्रोसेस क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है कि एक सूप, आपको मराठी में पता है ना सूप, ठीक है, जिसमें हम लोग वो अनाज जो रहता है उसको उसमें से कचरा वगैरह निकालते हैं, ठीक है, तो वो सूप जैसा एक पार्ट यूज़ किया जाता है, उसमें ग्रेन्स लेकर एक टिपिकल हाइट के ऊपर खड़े होते हैं, ओके, एंड विद द एयर फ्लो, हवा जिस हिसाब से बह रही है वो एयर फ्लो को ध्यान में रखकर उस हिसाब से उस ग्रेन्स को ऊपर से नीचे गिराया जाता है। उसमें क्या होगा कि जो ग्रेन्स है वो हेवी सीड्स है तो वो सीधे नीचे गिरेंगे और जो कचरा है वो साइड में हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द ग्रेन मिक्सचर इज थ्रोन इन एयर एंड सो दैट विंड ब्लोज away the lighter chaff while the heavier grains fall down। वही मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग ऊपर से उन ग्रेन्स को नीचे फेंकेंगे या ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, ग्रेन सीड्स आर हेवियर, दैट्स व्हाई दे फॉल डाउन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ओके, बट द रिमेनिंग काफ पोर्शन इज वेरी लाइट एंड दैट्स व्हाई दे ब्लोन अवे फ्रॉम दैट grains through the air. These days it is being done with the help of winnowing machine। अब आज की तारीख में हर जगह पे मशीन आ गई है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं करता, ठीक है, हर जगह पे मशीन आ गई है। यहाँ पे देखो आप विनोइंग जो है उसके लिए भी एक मशीन दी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टोरेज। वंस द ग्रेन्स हैव बीन हार्वेस्टेड they have to be stored in proper manner so that they are available throughout the year in every place. For throughout year availability we have to store the crops properly। मगर मतलब अगर हम लोगों को ज़्यादा समय के लिए क्रॉप्स चाहिए तो हम लोगों को उसको अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। Some steps or some factors are given here। Storage area should be dry, free from moistures as moisture promotes microbial growth। हम लोग को जो स्टोरेज एरिया है उसको ड्राई रखना है और वहाँ पर कोई भी मॉइस्चर ना हो।
मॉइस्चर क्यों नहीं चाहिए वहाँ पर? क्योंकि मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, फंगस वगैरह हो सकता है, ठीक है। स्टोरेज एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं या जैसे चींटियाँ वगैरह हैं, ठीक है, इन सभी एनिमल से फ्री होना चाहिए। मतलब जहाँ हम लोग वो अनाज रखेंगे उसके बाजू में हम लोग कुछ मार्किंग वगैरह करेंगे जिससे चींटियाँ वगैरह ना आए। देयर शुड बी नो ओपन स्पेस लाइक विंडो फ्रॉम वेयर बर्ड्स कैन कम इन एंड आउट टू ईट ग्रेन्स, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग अनाज स्टोर करके रखते हैं वो खुला ना हो और वो खिड़की या दरवाजे के पास ना हो, ताकि वहाँ से बर्ड्स आएंगे और उसमें से पूरा अनाज जो है वो खा लेंगे या बाहर फैलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपरली बंद करके हम लोग को रखना है, कवर्ड रखना है। सम ट्रीटमेंट्स आर देयर बिफोर स्टोरिंग सीड्स, दे आर सन ड्राइड टू रिड्यूस मॉइस्चर। आप लोगों को पता है हम लोग गेहूं वगैरह भरने के लिए जब हम लोग ड्रम में भरते हैं उसके पहले क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली सनलाइट में सुखा लेते हैं ताकि मॉइस्चर ना रहे। ड्राइड नीम लीव्स, गार्लिक और टर्मरिक पीसेस आर यूज्ड व्हाइल स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम टू अवॉइड माइक्रोबायल ग्रोथ एंड पेस्ट। हम लोग जब चावल या गेहूं किसी डब्बे में भरकर रखते हैं या बड़ी पेटी में भरकर रखते हैं, हम लोग उसमें क्या डालते हैं, नीम के झाड़ की पत्तियाँ, गार्लिक दैट इज लहसुन, और टर्मरिक दैट इज हल्दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें डालते हैं ताकि उसमें कोई भी पेस्ट एक्शन या माइक्रोबायल एक्शन नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स कैन ऑल्सो बी गिवन टू स्टोर ग्रेन्स इन प्रॉपर मैनर। मतलब हम लोग आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए हम लोग कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा आजकल मेडिकल में कुछ टैबलेट्स मिलती हैं या इंजेक्शंस वगैरह मिलते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हो गया कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स। नाउ सम मेथड्स फॉर स्टोरिंग आर गिवन हियर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स एट होम कैन also be stored in metallic or clay container or a jute bags. Large scale storage of grains is done in silos or granaries. मतलब जो थोड़ा सा अगर अनाज होगा तो हम लोग उसको छोटे छोटे घर के डब्बों में स्टोर करके रख सकते हैं, पर अगर बहुत ज़्यादा अनाज है, बहुत ज़्यादा हम लोग को स्टोर करके रखना है तो हम लोग को प्रॉपर ग्रेनरीज लगेंगे, मतलब कोठार, अनाज स्टोर करने का रूम, दैट इज ग्रेनरी। नाउ सिलोज, they are tall cylindrical stores structure with opening. They can store different stock of food grains at different levels. Whenever required, grains can be taken out from the opening. मतलब एक सिलेंड्रिकल बड़ा सा जार है जिसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, लाइक अवर एक बॉक्स और टिफिन, ओके। एक बड़ा अगर डब्बा है हमारे घर में तो उसी में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं अगर कम अनाज है तो। बट if the amount of grains is more, then what we will do, we will store them in granaries. Granaries consist of gunny bags filled with food grains which are stocked in a large godown on wooden raised platforms away from the walls of alleys for fumigation between the stalks. यहाँ पे हम लोग ग्रेनरीज में क्या करते हैं कि हम लोग जो पूरा अनाज है उसको गनी बैग्स, मतलब सुतली वगैरह वाले जो ये आते हैं ना बड़े बड़े सैक, ठीक है, मराठी में हम लोग उसको पोता बोल रहे हैं, उसमें हम लोग सभी अनाज को भर के रखते हैं। और अनाज को भर के रखते समय हम लोग एक प्रॉपर वुडन प्लैंक्स के ऊपर हम लोग उसको या प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर करेंगे ताकि ज़मीन से उसका कॉन्टैक्ट जनरली नहीं होना चाहिए। Perishable food such as fruits and vegetables are stored in cold storage houses. मतलब जो खराब होने वाली चीज़ें हैं, ऐसे फूड आइटम्स वगैरह को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, जनरली कोल्ड सरफेस में, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।